नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। माफ़ी चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से क्लास ले नहीं पाया, कुछ निजी कारणों के कारण। अब से हमारी क्लास इसी टाइम पर रेगुलर होगी और हम यथावत क्लास रखेंगे। तो आपको जो है आज से ये क्लास लाइव मिलेगी 10 बजे शार्प। आज थोड़ा से हम लेट होंगे, पर कल से हमें 10 बजे शार्प जो है हम लाइव क्लास पर मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। सो हमारी जो लास्ट सीरीज थी उसमें हम गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में बात कर रहे थे, और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जो हमारी लास्ट सीरीज थी उसमें हमने लॉर्ड इरविन तक जो है हमने बात कर चुके हैं। लॉर्ड इरविन का जो समय काल होता है वो हम और आप जानते हैं कि इरविन का जो समय काल था वो था बेसिकली 1926 से लेकर और 1931 तक जो है लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय के रूप में होते हैं। फ्रॉम 1926 टू 1931 लॉर्ड इरविन वॉज एक्चुअली सर्व्ड एज वायसराय टू द इंडिया। सो भारत में जो है वायसराय के रूप में काम करते हैं। इन्हीं के समय में, जैसे मैंने आपको बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और इनके समय में यानी कि हम और आप जानते हैं कि एक प्रसिद्ध लाहौर का अधिवेशन भी इरविन के समय में होता है, और नेहरू रिपोर्ट भी आती है, और हम जानते हैं कि इनके समय में साइमन कमीशन भी भारत में आता है। ये लॉर्ड इरविन के बारे में बात हुई। और लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 के दिन बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन अ पैक्ट वो साइन, एक समझौता होता है, और इस समझौते के बाद में लॉर्ड इरविन भारत से चले जाते हैं। इरविन के बाद में एक नए वायसराय आते हैं जिनका नाम होता है विलिंगटन। ये विलिंगटन जो होते हैं, लॉर्ड विलिंगटन, दोस्तों आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये इनका फोटो है 1931 से लेकर 1936 तक। यानी कि ये क्या रहते हैं, भारत के वायसराय के रूप में कार्य करते हैं फ्रॉम 31 टू 36। आप देखिए लॉर्ड विलिंगटन के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है, और उन घटनाओं के बारे में आज हम जो है जानकारी लेते हैं। देखिए लॉर्ड विलिंगटन के समय, इनके समय 1 सितंबर की जगह आप ये लिखो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो गोलमेज सम्मेलन के आयोजन होता है वो 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो लॉर्ड इरविन के समय में होता है, वो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चलता है। नवंबर 1931 से लेकर जनवरी 1931 तक द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड विलिंगटन। अब आप कहोगे कि ये गोलमेज सम्मेलन क्यों होते थे या इनका क्यों आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन जो था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में जो है, लंदन के जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप समझ रहे हो कि पहले गोलमेज सम्मेलन में जो हम कहेंगे भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज बाइकॉटेड बाय द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया देन, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस boycotted the first round table conference which was held to discuss the report of the Simon Commission। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है दोस्तों, ये विलिंगटन के समय में आयोजित होता है 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हु रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन योर आंसर मस्ट बी गांधी रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी कि महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यानी कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे तो हमको इस तरह का एक जवाब देना है। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता भी होता है। क्या होता है कि
गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी और अंबेडकर के बीच में यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में मतभेद हो जाता है। मतभेद दोस्तों किस बात के लिए होता है? मतभेद हम कहते हैं 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाती है। आपको सबको पता है मुस्लिम ऑफ इंडिया वर प्रोवाइडेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज सिस्टम इन 1909। बट हम कहेंगे कि क्या होता है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, मुसलमान व्यक्ति कोई भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा तो सिर्फ उसको मुसलमान ही वोट देंगे, अन्य धर्म के लोग जो है वो वोट नहीं देंगे। ईसाई नहीं देगा, हिंदू नहीं देगा, पारसी नहीं देगा, जैन नहीं देगा, बौद्ध नहीं देगा, ऐसे अन्य धर्मों के लोग वोट नहीं देंगे। तो इन्होंने एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इनको मिल जाती है। यहां अंबेडकर जो होते हैं वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते हैं। सो द अंबेडकर एक्चुअली हम कहेंगे डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज सिस्टम फॉर द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ इंडिया, फॉर द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ इंडिया, और विच लेड टू दी हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गांधी और अंबेडकर। ये गांधी और अंबेडकर के बीच में एक मतभेद होने का कारण बन जाता है कि गांधी ये सोचते हैं कि अभी तक तो संप्रदाय के नाम पर हो रहा था, अब जो है यानी कि जातियों के नाम पर अगर हम जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करेंगे तो हम भारत का जो मुख्य उद्देश्य है भारत की आज़ादी प्राप्त करना, वो कहीं गौण हो जाएगी, कहीं हम कहेंगे कि वो सेकेंडरी हो जाएगी और हम सब जो है इसी वोट की राजनीति में उलझ जाएंगे। सो गांधी ने इस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ दिया और बीच में छोड़कर ये भारत वापस आ जाते हैं। सो इसी दौरान हम कहेंगे कि जब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 16 अगस्त 1932 के दिन 16 अगस्त 1932 के दिन रेमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। और आप देखो कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 के दिन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है जो अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली मांगी वो उसकी घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 के दिन कौन कर देते हैं? रेमजे मैकडोनाल्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन के जो संसद के जो सदन है हाउस ऑफ कॉमन से एक घोषणा की जाती है कि भारत के दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है दी जाएगी। तो भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित ये योजना थी। सो दिस पर्टिकुलर plan was actually related to the separate electorate college system for the deprived section of India or for the downtrodden section of India, और इसी को सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। तो गांधी जी अभी यरवदा जेल में थे और यरवदा जेल से गांधी ने जो क्या किया, गांधी ने यरवदा जेल से इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में 20 सितंबर के दिन आमरण अनशन की शुरुआत की। 20 सितंबर 1932 के दिन सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी स्टार्टेड द फास्ट अनटू डेथ, यानी कि आमरण अनशन की शुरुआत करते हैं। जब गांधी आमरण अनशन की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आप समझिए कि गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है इसी बात को लेकर 24 सितंबर 1932 के दिन पूना के यरवदा जेल में। यह समझौता क्या था? दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की जगह दलितों को आरक्षण प्रदान किया गया। So on 24 September 1932, a pact was signed between Gandhi and Ambedkar, and the deprived section of India were provided reservation rather than the separate electorate college system। तो इनको reservation दिया गया या आरक्षण दिया गया। सो ये जो है यानी कि 24 सितंबर, क्योंकि पुणे के यरवदा जेल में होता है इसलिए इसको पूना समझौता कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखो दिसंबर 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है। देखो नवंबर से लेकर हम कहेंगे दिसंबर 1932 तक, यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 में क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन होता है। तो वेलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। फिर से
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 31 लोगों ने जो है इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, 31 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। और आपको मैं बताऊं यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें भाग नहीं लिया। देखो, एकमात्र सदस्य थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, एकमात्र नेता हम कहेंगे, नेता के रूप में, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र नेता थे जिन्होंने हम कहेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ही हम कहेंगे रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दी ओनली लीडर। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कहां पर? देहरादून में स्थापित होती है। सो आईएमए जो है, आज हम देखते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आज भी है, उसकी स्थापना कब होती है? 1932 में होती है। तो ये विलिंगटन के समय में होने वाले जो इंपॉर्टेंट काम थे, उन काम को मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ इस सीरीज में, जो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुणे 1932 में प्रारंभ किया। देखो, आप देखो कि इसमें क्या होता है कि जब गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद होता है, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, आपको वो ध्यान से सुनना है कि गांधी जो है इस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर आ गए थे। गांधी लेफ्ट दी कॉन्फ्रेंस इन बिटवीन, ही केम इनटू इंडिया वंस अगेन। सो ये पुणे भारत में आते हैं एंड स्टार्टेड दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि गांधी इरविन समझौते में मैंने आपको बताया कि गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया, और गांधी ने इरविन को यह आश्वासन दिया कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करूंगा। गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आप देखते हो 1931 में। और फिर जो है यहां पर मतभेद हो जाते हैं, तो महात्मा गांधी जी वापस जो है इंडिया आते हैं और इंडिया में वापस से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आप देखो 1933 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। आप अब ये इस बात समझ रहे होंगे कि 1932 यानी कि 1933 चौधरी रहमत अली, यानी कि जो चौधरी रहमत अली थे, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उन्होंने एक ऐसे लिखा, उन्होंने एक लेख लिखा, उसका नाम था नाउ और नेवर। नाउ और नेवर जो है यानी कि इन्होंने एक ऐसे लिखा, और उस ऐसे में इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, और पहली बार इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया। पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान बन जाता है। इन्होंने बोला पंजाब, इस पाकिस्तान को इन्होंने किस तरह से बनाया? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इनको मिलाकर यानी कि क्या बनाया जाए? पाकिस्तान शब्द जो है बनाया जाए, और इनको मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान शब्द बनाया। तो पहली बार अगर आपका एग्जामिनर ये पूछ ले कि किसने पाकिस्तान शब्द को यानी कि कॉइन किया, किसने परिकल्पना की पाकिस्तान शब्द की, तो पाकिस्तान की सबसे पहले इस शब्द की परिकल्पना की चौधरी रहमत अली इन 1933। ही फर्स्ट टाइम कॉइन द वर्ड पाकिस्तान, or he was the student of the Cambridge University and he wrote the essay Now or Never, in which he coined the word Pakistan. Later it become Pakistan, जो कि पाकिस्तान हो जाता है। पाकिस्तान का मतलब होता है कि पवित्र स्थान, पायस लैंड। पवित्र स्थान को क्या बोला जाता है? पाकिस्तान। हालांकि आप सब जानते हो, मैं तो अब क्या बताऊं, ठीक है। 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन व एडवर्ड एट्थ का राज्यारोहण होता है। देखो इस समय जो है यानी कि जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के क्या होते हैं? ब्रिटेन के हम कहेंगे कि राजा होते हैं। इनका जो है 1936 में मृत्यु हो जाती। ही वॉज डाइड ऑन 21 जनवरी ऑफ 1936। तो इनकी 21 जनवरी 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और द न्यू किंग वॉज एक्चुअली हम कहेंगे एडवर्ड्स एट्थ। तो एडवर्ड एट्थ का जो है यानी कि राज्यारोहण होता है, कोरोनेशन होता है, राज तिलक होता है। तो ये एक प्रमुख घटना, और आप और हम सब जानते हैं कि 1935 में इन्हीं के समय में यानी कि भारत
परिषद अधिनियम आता है। सो भारत परिषद अधिनियम भी इनके समय में आता है, वेलिंगटन के समय में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935, तो 1935 के में इनके समय में ये परिषद अधिनियम भी आता है, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है बनाया जाता है, और 1935 का अधिनियम भी आता है। ये काम होते हैं वेलिंगटन के समय में। अब आ जाओ दोस्तों, हमारे जो नए वायसराय हैं उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेकर 44 तक, 44 तक। सो फ्रॉम 1936 टू 1944 ही बिकेम द न्यू वायसराय ऑफ द इंडिया। ये भारत के नए वायसराय आते हैं। सो इरविन को रिप्लेस कौन करते हैं? वेलिंगटन। और वेलिंगटन को रिप्लेस कौन करते हैं? वेलिंगटन को रिप्लेस करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो करते हैं। 36 से 44 इनका समय काल, ये आपको ध्यान रखना है। इनके समय में प्रथम आम चुनाव 1936-37 कराया गया, और चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहे। 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलता है। और आप देखिए कि 1935 के अधिनियम के बाद में 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से सुनना, 1935 में हम कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम के तहत, यानी कि 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। सो इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 इन दी 11 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। कांग्रेस ने अपने 1936 लखनऊ और 1937 जो है हम कहेंगे कि फैजपुर के अधिवेशन में चुनाव में जो है हिस्सा लेने के लिए समर्थन जो है प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल होने के कारण कांग्रेस ने कहा कि हम आने वाले प्रांतीय चुनावों में यानी कि भाग लेंगे। तो 1936-37 के इनके अधिवेशन, 36 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में होता है, और 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर में होता है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने ये कहा कि हम जो है यानी कि चुनाव में भाग लेंगे। तो कांग्रेस चुनाव में जब भाग लेती है तो 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। हालांकि 8 राज्यों में कांग्रेस क्या करती है? सरकार बनाती है। 8 राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है, गठजोड़ जो है करके लोगों के साथ में, अन्य पार्टियों के साथ में। तो 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है 1937 में। 1937 में प्रथम बार एक गांव फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन जो है आयोजित होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू थे। सो 1937 में कांग्रेस का जो है फैजपुर का अधिवेशन जो होता है, वो एकमात्र अधिवेशन होता है जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है। फ्रॉम दी 1885 टू 1947, 1947 तक, यानी 1885 में कांग्रेस का जन्म और 1947 में भारत की आजादी तक, कांग्रेस के अधिवेशन अलग अलग शहरों, अलग अलग कस्बों में होते हैं। द सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन डिफरेंट टाउन इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। बट ये एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में आयोजित होता है। सो 1937 का फैजपुर का अधिवेशन, दिस इज द ओनली सेशन ऑफ द कांग्रेस विच वाज हेल्ड एट एनी विलेज, जो कि किसी गांव में आयोजित होता था, इसलिए ये प्रसिद्ध है। देखो, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1938 में होती है। ठीक है। सो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब होती है? 1938 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना होती है। ये मजदूर संघ होता है, तो इसकी स्थापना भी 1938 में होती है। सो इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1937। कांग्रेस यानी कि मैनेज टू एस्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट इन 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। भारत के 8 प्रांतों में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, और वो जो है मुंबई, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है, इनमें कांग्रेस क्या करती है? अपना जो है असम, इनमें कांग्रेस क्या बनाती है? सरकार बनाती है। सो इन राज्यों में, इन प्रांतों में कांग्रेस क्या करती है? सरकार बनाती है। आगे देखते हैं हम इस सीरीज में। जैसे 1938 को विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। सो 1938 में आप समझिए
कि विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर, जिनको हम वीडी सावरकर कह देते हैं, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा आप सब जानते हो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा का स्थापना की। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की। हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना होती है, हिंदू महासभा की स्थापना ये जो है मदन मोहन मालवीय ने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, 1950 द हिंदू महासभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय। इन 1938 वीडी सावरकर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा, कि ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनते हैं। आपको मैं बताऊं 1938 का कांग्रेस का जो है अधिवेशन, और ये अधिवेशन होता है हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ होता है? हरिपुरा हम कहेंगे कि गुजरात में कांग्रेस का जो है ये अधिवेशन होता है। ठीक है, सो हरिपुरा में कांग्रेस का, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। गुजरात का 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस held in 1938. Right now Haripura is a part of the Gujarat state of India, and he became the first time as a president of Indian National Congress. तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार यानी कि अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में जो है शरीक होते हैं, प्रथम बार अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, और 1938 में हरिपुरा के सेशन में। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर ये 1939 यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में होता है 1939 का, उसी अधिवेशन में भी ये क्या करते हैं? ये अध्यक्ष के रूप में शरीक होते हैं। तो 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी जो सेशन है, जो कि मध्य प्रदेश में होता है, उसमें भी ये अध्यक्ष होते हैं। इस बार इन्होंने जो है महात्मा गांधी का एक कैंडिडेट होता है, महात्मा गांधी का एक व्यक्ति जो कि हम कहेंगे कि महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष उसको बनाना चाहते थे 1939 में, जिसका नाम था सीतारमैया। इन्होंने सीतारमैया को 300 वोटों से हरा दिया था, और जैसे ही इन्होंने 300 वोटों से हराया तो गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार मान ली, इस हार को, और सुभाष चंद्र बोस जो है अब अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करना कम कर दिया अध्यक्ष के रूप में। तो कांग्रेस के इस बिहेवियर से 1939 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने एक नई जो है पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, और उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और देखो यही बात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने बता दिया आपको। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। When Germany invaded over the territory of the Poland, the Second World War has started. द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 3 सितंबर 1939 के दिन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किसके समय में जो है यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। भारत में उस समय वायसराय कौन थे? आपका आंसर होगा लिनलिथ। और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में होता है, वो कौन वायसराय होते हैं? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताओगे, तभी मैं जो है मुझे इस क्लास को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरेक्टिव हो इस क्लास में, और आप मुझे कमेंट करके यानी कि जरूर बताएंगे कि 1939 प्रथम विश्व युद्ध के समय में। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत का वायसराय कौन था? Who was the viceroy to the India when the first world war was began? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है। डू कमेंट ऑन इट, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अब देखो क्या होता है, 1937 का चुनाव होता है,
चुनाव होता है तो मुस्लिम लीग बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। इन 1937 मुस्लिम लीग वॉज नॉट, हम कहेंगे कि एक्चुअली नॉट डू वेल इन दी, हम कहेंगे इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन के प्रोसेस में और इलेक्शन की इस प्रक्रिया में चुनाव के रिजल्ट जो होते हैं वो मुस्लिम लीग के फेवर में नहीं आते हैं। देखो, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहां पर भी मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनती, वहां कांग्रेस की सरकार बनती है। तो मुस्लिम लीग जब 1939 में, हम कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो लिनलिथ गो ने बिना, हम कहेंगे भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साथ में विचार विमर्श किए हुए, बिना किसी से सलाह लिए हुए, इसने ये कह दिया कि भैया ऐसा है, द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ भारत भी लड़ेगा, भारत भी जो है ब्रिटेन का साथ देगा और भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ेगा। ये लिनलिथ गो ने यानी कि यूनानिमसली, एकमत होकर डिसीजन दे दिया। इससे कांग्रेस नाराज हो जाती है और कांग्रेस ने प्रांतीय सरकारों से 22 दिसंबर 1939 के दिन इस्तीफा दिया। कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम द प्रोविंशियल, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑन 22 दिसंबर 1939। इसलिए इसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में बनाया और अंबेडकर ने भी इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो अंबेडकर जो थे, इन्होंने भी यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अंबेडकर ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। देखो, लिनलिथ गो के समय में ही प्रथम बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई। देखिए कि मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन में 23 मार्च 1940 के दिन, ऑन 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 के दिन मुस्लिम लीग का लाहौर का अधिवेशन हो रहा था और लाहौर के अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। सो ऑन 23 मार्च 1940 एट द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, फर्स्ट टाइम द ऑफिशियल डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज पुट फॉरवर्ड। पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई। हालांकि दोस्तों, इसमें हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान जैसे आधिकारिक शब्द का यानी कि प्रयोग नहीं किया गया। इसमें ऐसा बोला गया, मुसलमानों के लिए पृथक जो है मुस्लिम राज्य की मांग रखी गई। और इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। 23 मार्च इसलिए पाकिस्तान में, आप देखिए, आज भी पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो 23 मार्च एज सेलिब्रेटेड एज अ पाकिस्तान यानी कि डे इन पाकिस्तान एवरी ईयर, क्योंकि ये वही 1940 का दिन है 23 मार्च का, जहां पर पृथक पाकिस्तान की मांग रखी गई, पृथक मुस्लिम राज्य की मांग रखी गई, जो आगे जाकर क्या बनता है? पाकिस्तान। ठीक है। मई 1940 में विंस्टन चर्चिल जो होते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, नए प्रधानमंत्री आते हैं ब्रिटेन में। आप देखिए 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। देखो, अंग्रेजों के द्वारा यानी कि हम कहेंगे कि भारतीयों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया, भारत की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जी हाँ मेरे दोस्तों, उन्होंने विरोध किया। तो भारतीयों को जो है रिझाने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए, भारतीयों को अपीज करने के लिए इन्होंने 8 अगस्त 1940 को लिनलिथ गो ने यानी कि अगस्त प्रस्ताव पारित किया। और अगस्त प्रस्ताव जो कि हम कहेंगे कि ऐसा बोला गया कि युद्ध समाप्ति के बाद में भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। और हालांकि इसमें बहुत सारी और भी बातें होती हैं। तो अगस्त प्रस्ताव भी किसके समय में आता है? लिनलिथ गो के समय में आता है, जो कि हम कहेंगे मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देखो, 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ की। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 के दिन महाराष्ट्र के पवनार से, जी हाँ मेरे दोस्तों, कहां से? महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। गांधी स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम 17th of October 1940 फ्रॉम द महाराष्ट्र ऑफ पवनार, ठीक है, अगेंस्ट दी अगस्त प्रपोजल। और गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह ये था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, टू सीक ट्रूथ, यानी कि फ्रॉम द अथॉरिटी, फ्रॉम एवरीवन। इफ यू सीक ट्रूथ फ्रॉम एवरीवन, दैट इज सत्याग्रह। कि हम जो है सत्य की मांग करते हैं और सत्य की हम डिमांड करते हैं, तो उसको हम सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह कहते हैं।
और ये सत्याग्रह गांधी ने ये कहा कि भारत के लोगों का एक लंबा इतिहास है यानी कि आंदोलन में शरीक होने का, इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपने अपने जो है हम कहेंगे कि जगह यानी कि सत्याग्रह करे। और इसलिए गांधी ने इसको क्या बोला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करे। तो गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना। ये जो है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। अब देखो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है इन्हीं के समय में, और 1942 में ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। देखो 1942 में क्रिप्स मिशन केम इनटू इंडिया स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 के दिन भारतीय जो है यानी कि क्योंकि क्या हो रहा था कि ब्रिटेन जो है जापान के हाथों से ब्रिटेन को लगातार हार मिल रही थी। कहां पर, जापान के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जापान लगातार ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में हरा रहा था। तो जो हम कहेंगे यानी कि यूएस का प्रधानमंत्री थे उस समय के रूजोवेल्ट ने और इन सब के जो ब्रिटेन के क्या थे साथी देश थे, ब्रिटेन के साथी देशों ने ब्रिटेन पर प्रेशर डाला कि देखिए भारत में जो है गतिरोध जो है भारतीय नेताओं के साथ आपका चल रहा है, ठीक है, उस गतिरोध को दूर करिए और बिना भारत की मदद से हम दक्षिण पूर्वी एशिया इलाकों में हम भारत की मदद के बिना नहीं जीत सकते हैं। तो स्टैफर्ड यानी कि विंस्टन चर्चिल ने, जो कि अभी नए राष्ट्र यानी कि प्रधानमंत्री बने 1940 में, उन्होंने जो है यानी कि अपने कैबिनेट मंत्री जिसका नाम होता है कि स्टैफर्ड क्रिप्स, उन स्टैफर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1940 के दिन भारत के लिए भेजा और ये भारत आ जाते हैं 23 मार्च 1940 के दिन स्टैफर्ड क्रिप्स। पर स्टैफर्ड क्रिप्स का जो है यानी कि जब ये भारत आते हैं तो इन्होंने जो है वो सेम की सेम बात जो अगस्त प्रस्ताव में दोहराई गई उसको ही लगभग सेम दोहरा दिया गया, ठीक है। और इसलिए गांधी ने यानी कि क्या कहा है, क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। और आप समझिए कि जापान लगातार जो है ब्रिटेन को हराते हुए यानी कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को यानी कि बर्मा तक लेकर आ जाता है, भारत की बाउंड्री तक जो है जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खींच कर ले आता है। देखो जापान की दुश्मनी दोस्तों ब्रिटेन से थी, इंडिया से नहीं थी, पर जहां जहां पर ब्रिटेन की उपस्थिति थी वहां वहां पर जापान अटैक करेगा। पर हम पर अब स्वाभाविक अटैक होगा कि अटैक होने वाला था जापान का, क्योंकि हमारे यहाँ जो है किसकी जो है उपस्थिति थी, हमारे यहाँ ब्रिटेन की उपस्थिति थी। इसलिए गांधी ने जो है ब्रिटेन को जो है भारत छोड़ने के लिए, ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए आग्रह किया कि हम आपकी बदौलत जापान का ये अटैक सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की 1942 में। 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन होता है। 1943 में यानी कि सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का क्या होता है, गठन होता है। अब हम जो है यानी कि 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन होता है। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, कल की क्लास में इसी समय जो है इस क्लास को लूंगा और कल की क्लास को हम आगे के जो हमारे वायसराय हैं उन्हीं को जो है मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और कुछ समय के लिए मैं निजी कारणों से आ नहीं पाया, अब जो है हमारी क्लास रेगुलर कंटिन्यू रहेगी 10 बजे। और कभी टाइम चेंज हुआ तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि हमारा टाइम जो है इस दिन से चेंज होगा, पर अभी सुचारू रूप से हमारी क्लास 10 बजे रेगुलर रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का फ़ायदा उठाइए और जो है यानी हमारे अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए। मैं MCQs की सीरीज़ भी आपके साथ में लाऊंगा, बहुत सारे स्टैटिक जीके के, ठीक है। तब तक आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाटा बाय बाय एंड सी यू। थैंक यू सो मच।